हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि ये बाल विकास की महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आप लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों। और 50 प्रश्नों की श्रृंखला वाली ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक कवर करिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इसी क्रम में आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न ये है ना दोस्तों कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। आगे देखते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दर सभी में समान होती है और विकास केवल शारीरिक होती है। आपको मैं बता दूं, अगर इस प्रश्न को देखिएगा काफ़ी चर्चाओं का और चुनिंदा प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आपको बता दें, विकास केवल शारीरिक होता है? नहीं, विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब जगहों पे होता है, बल्कि मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक दृष्टि से होता है। तो विकास शारीरिक नहीं होता है दोस्तों, एक गलत हो जाएगा। देखिएगा, विकास की दर सभी में समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है। विकास जो होती है ना दोस्तों, याद रखें, कोई अवस्था में कम होता है, कोई अवस्था में ज़्यादा होता है। कोई भी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, मानसिक विकास कम होता है, कहीं पे मानसिक विकास ज़्यादा होता है, शारीरिक विकास कम होता है। तो याद रखेंगे, विकास के तमाम ये जो घटक होते हैं ना, कोई किसी अवस्था में कम, किसी अवस्था में ज़्यादा होती है। तो विकास की दर सभी में समान होती है? नहीं, याद रखेंगे, विकास की दर सभी में समान नहीं होती है। प्रत्येक जो मजहब का या अलग अलग जाति का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग प्रकार का जो बच्चा होता है ना, उसमें सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सब बच्चे के आईक्यू अलग अलग होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और विकास केवल बाल अवस्था में होता है? नहीं, विकास बाल अवस्था में नहीं होता है। बच्चा के माँ के पेट से विकास स्टार्ट होता है और याद रखेंगे, जब तक बच्चा कब्र में अर्थात मिट्टी में अर्थात मृत्यु को न प्राप्त कर ले, तब तक बच्चे का विकास होता रहता है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास सतत प्रक्रिया है। मतलब ये कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। और याद रखेंगे, विकास शारीरिक नहीं होता, केवल विकास मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को विस्तृत तरीके से देखेंगे और चलिए आगे चलते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जो संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, जीन पियाजे ने बच्चे के संवेगात्मक अवस्था को, याद रखेंगे, बच्चे के संवेगात्मक को 4 अवस्थाओं में विस्तृत बांटा था। याद रखेंगे, जीन पियाजे के द्वारा कौन कौन सी अवस्था थी? याद रखेंगे, 2 से 7 वर्ष की, जन्म से 2 वर्ष की, 7 से 11 वर्ष की, 11 से 15 वर्ष। आपको बता दें, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की संवेगात्मक जो अवस्थाएं हैं उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली है संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, और एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो क्या होती है दोस्तों, 2 से लेकर 7 साल तक होती है, और एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, और एक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर की अवधि बोली जाती है। आपको बता दें, जो जीन पियाजे की चारों अवस्था है, चारों अवस्थाओं को आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आपका जीन पियाजे से एक बनता है, याद रखिएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इस बात को आपको याद रखना होगा। कितने वर्ष तक होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आपको बता दें, जो यह अवस्था होती है ना, इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों जैसे कि आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, तो इसलिए इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, कि जो यहाँ पे दिया है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, ये आपको बताना है। याद रखेंगे, तो कोहल वर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास के कितने स्तर का वर्णन किया है? तो 3 स्तर का वर्णन किया है। कितने स्तर का प्यारे? 3 स्तर का वर्णन किया है। कौन कौन से स्तर हैं आपको बता दें, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, इन्होंने 3 अवस्था, नैतिक विकास के 3 स्तर का इन्होंने अपने वर्णन किया है। याद रखेंगे, बाल विकास के सूझबूझ में। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर प्रश्न यहां से घुमाकर बन भी सकता है कि कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं उन्होंने दिया है, और आपसे पूछ सकता है कि उप अवस्थाएं कितनी दी है, तो याद रखेंगे हर 3 अवस्थाओं के, हर 3 जो अवस्था उन्होंने दिया है, प्रत्येक की 2 उप अवस्थाएं दी है। तो इसके अनुसार आप लोग याद रखेंगे कुल चरण कितने हैं उप अवस्था के, तो आप लोगों को बता दूं, उप अवस्था के जो चरण है दोस्तों, याद रखेंगे वो 6
अवस्थाएं हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, उप अवस्था के जो चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? टू फैक्टर जो सिद्धांत है बुद्धि का, उन्होंने किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन, बी ने, गार्डनर, किनके द्वारा दिया गया है? आपको बता दें बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत की आप लोग बात करिएगा दोस्तों, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया था। उन्होंने जी और यस में उसका विभाजन किया था। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामान्य या जनरल इसको बोलते हैं, और यस का मतलब स्पेसिफिक होता है, जिसको विशिष्ट बोलते हैं। याद रखेंगे किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? आपको ये बताना है। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार बताया है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी माने जाते हैं। किनको बोला जाता है दोस्तों? जॉन डेवी। इनका कहना क्या था आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी साहब हैं, वो कहते थे, इनका मानना था कि शिक्षा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए, मतलब करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। और जो बच्चे की शिक्षा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब बच्चा करके सीखता है ना, तो बहुत अच्छा और रुचि तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि करके सीखना पर किन्होंने जोर दिया था, तो जॉन डेवी ने दिया था। या प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो जॉन डेवी साहब माने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। तो आपसे एक बार और कहूंगा कि वीडियो तो स्टार्ट हो गई है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम बात करते हैं। आज की वीडियो का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? आपको बता दें, लेव वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि बच्चा जो होता है ना, वो समाज से सीखता है, या समाज से अंतःक्रिया करके, या समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। अब आपको बता दूं कि याद रखेंगे लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। अगर आपसे प्रश्न में कई बार बन चुका है, तो आपको एक बात और बता दूं कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? तो रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। इनका मानना था ना, याद रखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनका मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे कहा है दोस्तों कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अगर आपसे पूछे ना कि प्रयास एवं त्रुटि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, प्रतिपादित करने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। आपको बता दें, पावलोव होगा कि थॉर्नडाइक होगा कि कोहलर होगा कि आपका हल होगा? आपको बताएं प्यारे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम थॉर्नडाइक है। याद रखेंगे क्या है दोस्तों? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। उनका यह कहना था कि बार बार प्रयास करने से गलतियां कम होती है और अधिगम सीखने में सुदृढ़ता मिलती है। ये बात को याद रखेंगे। इनका एक कहना था कि बार बार करने से क्या होती है दोस्तों? गलतियां अर्थात त्रुटि में कमी पाई जाती है। ये थॉर्नडाइक का मानना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि व्यक्तित्व मापन की जो आपका रोड्सा स्याही धब्बा विधि है दोस्तों, याद रखेंगे, रोड्सा स्याही धब्बा विधि यह किस पर आधारित है? वस्तुनिष्ठ पे, आत्मनिष्ठ पे, प्रक्षेपी पे, प्रयोगात्मक पे, किस पे है दोस्तों? यही आपको बताना है। तो आपको बता दें, जो रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण है ना, यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव विधि होती है, जिसमें स्याही के धब्बे को देखकर व्यक्ति के मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है। किसका दोस्तों? तो मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है। जो कौन सी विधि है? प्रोजेक्टिव अर्थात प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे। 9 नंबर की हम बात करेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बालक के विकास की शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। याद रखेंगे, जो बालक का विकास होता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जो किशोरावस्था और इसके बाद प्रौढ़ावस्था, ये सभी जो अवस्थाएं होती है, इसी क्रम में प्यारे प्रश्न ये बना है कि बालक के विकास की शैशवावस्था की आयु क्या मानी जाती है या क्या बोली जाती है? आपको बता दें, विकास की जो पहली अवस्था होती है, शैशव काल जो
आप लोग देखे होंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो होता है शैशव काल उसे बोलते हैं। लेकिन आप लोग आगे बढ़िएगा तो एक शैशव अवस्था आती है जिसमें शैशव काल का वर्णन नहीं मिलता है। शैशव अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, जो जन्म से लेकर 5 साल का अगर कोई बच्चा है ना तो उस बच्चे को शैशव अवस्था की आयु का बच्चा मानेंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बाल्य अवस्था बोलते हैं, और 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है इसको किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न एक आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक आते हैं कि जो आपके पिछड़े बालक आते हैं कि उपयुक्त सभी बालक आते हैं? यहाँ पे देखिएगा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, विशिष्ट बालक उस बालक को बोलते हैं ना जिसकी IQ काफ़ी बेस्ट हो, काफ़ी अच्छी हो। तो मंद बुद्धि तो आएगा नहीं, बिना हम किसी वर्णन के आपको बताएं, मंद बुद्धि बिल्कुल नहीं, पिछड़े बालक बिल्कुल नहीं, और उपयुक्त सभी नहीं। दोस्तों विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर उस तरह आप लोग देखिएगा ना, अगर मैं आपको कहूं कि अगर उस तरह आप लोग चीज़ों को कवर करिए तो याद रखेंगे विशिष्ट बालक बोलते कहते हैं तो वे बालक जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, सामान्य बालकों से जो अलग होते हैं उसे हम लोग विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो बहुत लोग होंगे जो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, नहीं, विशिष्ट प्रत्येक बच्चा विशिष्ट बालक होता है अपने आप में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आएगा? तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा, जिसका IQ काफ़ी बेस्ट होगा, 120 प्लस होंगे ना, उन बच्चों को आप लोग विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखेंगे। वैसे तो प्रखर बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनको विशिष्ट बालक बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में बिना कोई लाभ लपेटे के ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। जो सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत है व्यवहारवादियों ने दिया कि गेस्टाल्टवादियों ने दिया कि रचनावादियों ने दिया कि इनमें से कोई नहीं, किन्होंने दिया है? आपको बता दें सीखने का जो अंतःदृष्टि सिद्धांत है ना दोस्तों, वह गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और इस बात को आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ के रखना है कि किस व्यक्ति जो अचानक सूझ के माध्यम से समस्या का समाधान करता है ना, वह गेस्टाल्टवादियों, अर्थात अगर और भी डीपली जानना चाहेंगे तो सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत अगर कोहलर दे दोस्तों, याद रखेंगे कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गेस्टाल्टवादियों के समूह से बिलोंग करते हैं कोहलर, और याद रखेंगे ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पियाजे के किस अवस्था में बालक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो याद रखेंगे पियाजे साहब ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी, और उन 4 अवस्थाओं में उन्होंने एक अवस्था बताया था जिसका नाम है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर दोस्तों 2 वर्ष तक होती है। और पियाजे की किस अवस्था में बालक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो यही संवेदी गामक अवस्था आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसका अर्थ यह होता है ना कि बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहे, यही होती है जो संवेदी गामक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है कि पोषण का संबंध किससे है? इस बात को याद रखेंगे। पोषण का संबंध आनुवंशिकता से है कि वातावरण से है कि जैविक कारक से है कि इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें जैसे कि आप लोग पोषण को क्या बोलते हो, एक जैसे आप लोग देखेंगे कि पोषण वाले जितने भी साधन होते हैं ना, पोषण से बच्चे का विकास होता है। इस क्रम में आप लोग इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और जो पोषण होते हैं ना, इसके पोषण का अर्थ होता है इन्वायरमेंट से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जो हमारे बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, अर्थात सभी विकास में हमको सहायता प्रदान करती है। तो याद रखेंगे विकास में प्रकृति का अर्थ आनुवंशिकता है और पोषण का अर्थ वातावरण है। इस बात को याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इसका संबंध किससे होगा? तो आप लोग याद रखेंगे विकास में प्रकृति का अर्थ आनुवंशिकता से होता है। इस तरह चीज़ों को याद रखेंगे, आनुवंशिकता और यहाँ पे दोस्तों वातावरण और यहाँ पे जैविक कारक। तो पोषण का संबंध किससे होता है? तो पोषण का संबंध आपका जैविक कारक से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर डीपली जाएंगे तब याद रखेंगे। यहाँ पे डी में आपका अगर दे दे दोस्तों कि सभी प्रश्न सही है, उपयुक्त सभी, तो तब हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं।
ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये जो आप लोग पोषण का संबंध जैविक कारक से भी होता है, आपके वातावरण से भी होता है और प्यारे आपका आनुवंशिकता से भी होता है। इस बात को याद रखेंगे। और आपको बता दें, ये प्रश्न आपका केवीएस में बन चुका है, सेम प्रश्न, और वहां पे प्रश्न था सभी, उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। और इसी तरह आप लोग याद भी रखेंगे, ये टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका एनसीएफ है ना, याद रखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी होनी चाहिए, कि जो आपका अधिनायकी होनी चाहिए, कि सुविधादाता का होना चाहिए, कि अनुमति परक होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए आपको बता दें दोस्तों, बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए कि एक शिक्षक क्या करता है, क्लास में बच्चे के प्रति सुविधादाता का काम करता है। इस बात को याद रखेंगे। और सीखने को बच्चे के तमाम अवसर प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है। और बच्चा को देखता है कहाँ पे गलती कर रहा है, गलती को वह डिनोट करता है, और याद रखेंगे वह गलती को खत्म करने का प्रयास करता है, सीखने में बच्चे की मदद करता है। तो कैसी उसकी रूपरेखा होनी चाहिए? तो सुविधादाता की होनी चाहिए, मार्गदर्शक की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे और कबूतर पर, चिंपैंजी पर? किस पर किया था यही आपको बताना है। तो स्किनर का प्रयोग याद रखेंगे। स्किनर का नाम, पूरा नाम बीएफ स्किनर है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। और याद रखेंगे चूहों और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया। और आपको एक बता दूं, इस जब चूहे और कबूतर पर उन्होंने प्रयोग किया तब उन्होंने क्या दिया दोस्तों, याद रखेंगे, तब उन्होंने यह नियम दिया, क्रिया प्रसूत का नियम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम इसको बोलते हैं, अनुबंधन भी लिख लीजिए। अनुबंधन का नियम इन्होंने प्रोवाइड कराया था, किस पर? चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पे दिया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम, याद रखेंगे 2009 के तहत शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। याद रखेंगे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में लाया गया, इसके प्रति यही कह रहा है कि जो प्रत्येक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे जो शिक्षण कार्य करने के लिए अलाउ किया जाता है या बाध्य किया जाता है, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 35 घंटे, कितने घंटे दोस्तों? तो आपको बता दें एक शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा। जो कौन कहता है दोस्तों? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 इसकी क्या करता है दोस्तों? इसका प्रहरी करता है या इसकी व्याख्या करता है। 45 घंटे, लगभग कितने दोस्तों? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न तो अच्छे लग ही रहे होंगे। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को कवर करेगा। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा दिक्कत होती है तो 50 से पहले भी रुक जाएंगे, लेकिन 50 को कवर करने का ये मेरा ध्येय है। चलिए आगे देखते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, ये आपको बताना। याद रखेंगे जो सिगमंड फ्रायड को, किसको दोस्तों? विश्लेषणवाद के जनक किसको बोलते हैं? तो सिगमंड फ्रायड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने मन के 3 स्तर का वर्णन किया था, जो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। याद रखेंगे मनोविश्लेषणवाद के जनक यही है, सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने मन के 3 स्तर का वर्णन किया। कौन कौन दोस्तों? चेतन, अर्धचेतन और याद रखेंगे अचेतन। तीनों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। याद रखेंगे समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? केवल दिव्यांगों को शिक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जाति के आधार पर आप प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान कराइएगा, ये समावेशी शिक्षा है। सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा आप देंगे, ये समावेशी शिक्षा है। कि मेधावी छात्रों को अलग आप पढ़ाएंगे, ये समावेशी शिक्षा है। सबसे पहले प्यारे इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का एकदम एक लाइन में अर्थ बता दूं, समान शिक्षा। कोई भी जाति का बालक हो, कोई मजहब का हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, भेदभाव के उसके अंदर नहीं होने चाहिए। कोई टीचर हो उसके अंदर बिना भेदभाव के अगर वो समान शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करा रहा है ना, तो उसको हम लोग समावेशी शिक्षा का नाम देंगे। और समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग के लिए होगा? नहीं दोस्तों, याद रखेंगे जाति के आधार पर होगा? नहीं। मेधावी छात्र को आप अलग पढ़ाएंगे और कमजोर छात्र को अलग पढ़ाएंगे, एक सफल टीचर का गुण है? नो नो, बिल्कुल नहीं है। याद रखेंगे समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे, याद रखेंगे कोई जात, कोई मजहब, कोई बिना भेदभाव के हम बच्चों को अगर शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं तो यही समावेशी शिक्षा होगी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ चलते हैं।
यहाँ पे दिया है दोस्तों कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है। एक प्रकार का विकार है, याद रखेंगे, पठन वैकल्प विकार इसको हम लोग बोलते हैं। तो गणितीय विकार है कि पठन विकार है कि मानसिक विकार है कि आपका व्यवहार संबंधित विकार है, कौन सा विकार इसको आप लोग बोलिएगा, ये आपको बता दें। तो डिसलेक्सिया यह एक क्या होता है दोस्तों, एक पठन विकार होता है जिसमें बच्चे को अक्षर पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे आप लोगों को पता है ना कि वह बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, और यही होता है डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधित विकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, आपको मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। आपको बताएं कि इन्होंने बताया था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि याद रखेंगे बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और वर्तमान में ये बुद्धि के 8 प्रकार बढ़ के अब कितने प्रकार हो गए हैं दोस्तों, 9 प्रकार हो गए हैं। और याद रखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्नों को आप कवर करने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं कि बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है। याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी ज्ञान का जो सृजन स्वयं करते हैं, मतलब कि जो बच्चा होता है ना, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक का नाम इन्होंने दे दिया था, और उनका नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखेंगे जीन पियाजे। क्या नाम था, पॉलाव था कि स्किनर था कि जीन पियाजे था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया था ना कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपनी समझ का सृजन स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास है, मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है कि ए और बी दोनों है। आपको बिल्कुल अगर ऐसे चीज़ें मिले तो आपको बता दूं कि मानव विकास में याद रखेंगे कभी ऐसा होता है ना कि विकास मात्रात्मक भी होता है और विकास गुणात्मक भी होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप लोग बताएंगा, जैसे मात्रात्मक की बात करिएगा तो बच्चे का जैसे कि लंबाई की बात करें, और याद रखेंगे बच्चे का वजन की बात करें, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जिस चीज़ का हम मापन कर सके ना उसको हम मात्रात्मक विकास बोलते हैं। याद रखेंगे उसको मात्रात्मक क्वांटिटी बोलते हैं, याद रखेंगे। और गुणात्मक क्या होता है, जैसे कि कार्य क्षमता और बुद्धि हो गई। जैसे कि बुद्धि को अगर पूछे तो बुद्धि कौन सी विकास के अंतर्गत आती है, तो गुणात्मक। जैसे आपसे कार्य क्षमता की बात करें दोस्तों तो किसके अंतर्गत आता है, तो गुणात्मक के अंतर्गत आता है। तो मानव विकास कैसा होता है, बच्चे का विकास जो होता है बुद्धि विकास भी होता है, कार्य क्षमता का भी विकास होता है, लंबाई का भी विकास होता है, वजन में भी परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे मानव विकास ए और बी दोनों, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसके साथ आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने कौन दिया था मैं बताऊंगा बाद में, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इनका ये सिद्धांत दिया था। याद रखेंगे कुत्ते पर प्रयोग करके उन्होंने सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसमें एक प्राकृतिक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक से इन्होंने जोड़ा था। और आपको बिल्कुल उनका नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है दोस्तों, पावलोव। याद रखेंगे उनका नाम पावलोव है। सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था, और किस पर प्रयोग करके दोस्तों, तो कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था किसने उन किया था। आपको बता दें बड़े संघर्ष तनाव तूफान और अपराध भी शब्द जोड़ लीजिएगा, याद रखेंगे इसको। अपराध की भी अवस्था आप लोग याद रखेंगे कि किन्होंने कहा था कि यह तूफान तनाव और ये सब चीज़ें की अवस्था होती है। तो उन महान मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे स्टेनले हॉल। याद रखेंगे स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है, उनका मानना था ना कि बच्चे के अंदर काफी तेजी से इस वर्ष में, इस अवस्था में विकास होता है। वो बच्चा अपराध की दुनिया में पैर रखता है, बड़ा बच्चा संघर्ष करता है, बच्चा अपने आप को कुछ बनना चाहता है या अपने समाज में एक स्थान को पाना चाहता है, उन्होंने ही बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया था। सीखने के नियम के बारे में बात करें दोस्तों तो सीखने के नियम प्रतिपादित करने वाले उस वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। पावलोव है, स्किनर है कि थॉर्नडाइक है कि कोहलर है। आपको बता दें सीखने के नियम किन्होंने दिया था, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। और इन्होंने थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम के बारे में बात किया था, तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे 3 नियम इन्होंने दिया था। कितने दोस्तों, 3 नियम। थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कौन ये तीनों नियम है दोस्तों, तो याद रखेंगे इनके नियम आपको यहां पे लिखकर बता रहा हूं कि तत्परता का नियम,
पहला इन्होंने नियम दिया। सेकेंड नंबर दिया दोस्तों याद रखेंगे अभ्यास का नियम, और थर्ड नंबर दिया याद रखेंगे प्रभाव का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। सीखने के नियम किन्होंने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों जेड-पी-डी की अवधारणा किसने दी? पियाजे ने दी, कि ब्रूनर ने दी, कि वाइगोत्स्की ने दी, कि चॉम्स्की ने दी? किन्होंने दिया था जेड-पी-डी की अवधारणा? ये आपको बताना है। आपको बता दें कि जो जेड-पी-डी की अवधारणा होती है, इसमें आपको हिंट बता रहे हैं, ठीक ना। तो जेड-पी-डी में क्या होता है कि बच्चा जो खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के अंतर को जेड-पी-डी बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, खुद कर सकता है और किसी के मदद से कर सकता है, तो उसके बीच को क्या बोलते हैं? जेड-पी-डी बोलते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। बच्चा है तो एक काम है ना कि वह खुद कर सकता है, और एक काम ऐसा है ना कि वह स्वयं नहीं, किसी कोई मदद करेगा तो उसको कर सकता है। तो इस जो खुद कर सकता है ये काम को, और जो कि कोई मदद कर रहा है इस काम को, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको जेड-पी-डी बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जो उसकी मदद कर रहा है, व्यक्ति वह घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है। तो वह जो अवस्था होगी ना, बिल्कुल आप अगर तरीके से ध्यान रखेंगे तो यह देने वाले कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे जीन पियाजे बोल रहे हैं, वाइगोत्स्की हैं। कौन है दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की। 27 नंबर एक आ रहा है कि बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण का मतलब सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण का मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है। और आपको बता दें बालक का समाजीकरण उसके कहाँ से स्टार्ट होता है? तो उसके परिवार से स्टार्ट होता है। और याद रखेंगे परिवार को प्राथमिक एजेंसी बोलते हैं समाजीकरण की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता पिता से समाजीकरण स्टार्ट होता है। समाजीकरण का मतलब ही होता है व्यवहार में परिवर्तन, और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन उसके प्रारंभिक जीवन से ही आप लोग देखेंगे, अर्थात परिवार से ही देखेंगे। मम्मी पापा के साथ जब वो रहने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है, बातें व्यवहार करने लगता है, तो वहीं से उसके समाजीकरण का क्या हो जाता है दोस्तों? स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बुद्धि का त्रिविमी मॉडल किसने दिया था। ये आपको बताना है कि बुद्धि का त्रिविमी मॉडल देने वाले उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो याद रखेंगे बुद्धि के त्रिविमी मॉडल का सिद्धांत किनके द्वारा? तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 29 नंबर की हम बात करेंगे भाषा अर्जन क्षमता, जिसको एलएडी के नाम से जानते हैं, किससे संबंधित है या किसने दिया था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। और एलएडी देने वाले किनका नाम है दोस्तों? तो नोम चॉम्स्की का। याद रखेंगे नोम चॉम्स्की, याद रखेंगे इनका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है नोम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है, बिल्कुल बताइएगा आप। तो याद रखेंगे आपसे कहीं भी पूछे कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किन्होंने कहा था? तो याद रखेंगे बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये नोम चॉम्स्की का कथन है। किनका है दोस्तों? नोम चॉम्स्की का है। और याद रखेंगे वाइगोत्स्की साहब कहे थे कि बच्चा जो सीखता है ना वह समाज से सीखता है, याद रखेंगे। और चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दोनों को याद रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बिना कोई चीज़ के हम बिना कोई समझ के इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मैंने अभी आपको बताया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के जो याद रखेंगे प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे स्किनर साहब हैं। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे स्किनर साहब हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर की बात करते हैं। सीखने की वेधन एवं अभ्यास, याद रखेंगे ड्रिल एंड प्रैक्टिस विधि पर बल देते हैं। कौन बल देते हैं? तो याद रखेंगे सीखने की वेधन एवं अभ्यास की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, याद रखेंगे इस पर कौन बल देते हैं? तो याद रखेंगे व्यवहारवादी बल देते हैं, रचनावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और मानवतावादी। तो याद रखेंगे जो ड्रिल एवं अभ्यास जो यह व्यवहारवादी विचारधारा का हिस्सा है, जो इनका कथन था ना दोस्तों कि बार बार दोहराने पर बल दिया जाए, और बार बार दोहराने से चीज़ें सीख ली जाती है या त्रुटि कम होती है, बार बार चीज़ों को करने से त्रुटि कम होती है, यह जो इनका कथन था व्यवहारवादी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर जोर दिया था।
चलिए आगे देखते हैं कि बालक के हाथ, पैर और आँख उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे तो याद रखेंगे जो प्रकृतवादी मनोवैज्ञानिक से बिलोंग करते लोग थे ना, उनका एक कथन था कि बालक के हाथ, पैर और आँख उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। और यह कथन थॉर्नडाइक साहब का है कि रूसो का है कि पियाजे का है कि प्लूटो का है, किनका है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे यह कथन किनका है दोस्तों, तो रूसो का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो 34 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कीडरगार्टन विधि के जनक कौन है। याद रखेंगे कीडरगार्टन विधि के जो जनक के बारे में बात करें तो इसके जनक फ्रोवेल हैं। कौन है दोस्तों, फ्रोवेल हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चों को पौधे और शिक्षक को माली के समान माना जाता है, ये बात को याद रखेंगे। इस प्रकार ही कीडरगार्टन इसका नाम रखा गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, याद रखेंगे बच्चे को क्या बोला जाता है, बच्चे को फूल बोला जाता है। और याद रखेंगे जो शिक्षक होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, माली बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जिस प्रकार फूलों की रक्षा कौन करता है, फूलों की रक्षा माली करता है, उसी प्रकार जो बच्चे की रक्षा कौन करता है दोस्तों, शिक्षक करते हैं। तो याद रखेंगे कीडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रोवेल हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका मानना था कि जिस प्रकार माली की अनुपस्थिति में फूले विघटित हो जाते हैं, उसी प्रकार शिक्षक की अनुपस्थिति में जो बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण। याद रखेंगे जिसको माइक्रो टीचिंग का नाम देते हैं कि चक्र की अवधि कितनी होती है। तो याद रखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की अवधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप बताइएगा जो सूक्ष्म शिक्षण एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितने मिनट की रखी गई है, 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। जब आप लोग एनसीईआरटी का एनालिसिस करिएगा या कहीं ना आप लोग पढ़े भी होंगे, जो माइक्रो टीचिंग के चक्र अवधि कितनी मिनट रखी गई है दोस्तों, तो 36 मिनट रखी गई है। एक पीरियड को 36 मिनट रखा गया है। एक घंटी जो होती है क्लास में, एक सब्जेक्ट की जो पीरियड होती है उसको 36 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रेरणा का जो पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो प्रेरणा का पदानुक्रम का जो सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक साहब ने दिया कि मास्लो साहब ने दिया कि स्किनर साहब ने दिया कि पावलोव ने दिया। तो याद रखेंगे जो इनका नाम अब्राहम मास्लो है, इन्होंने प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि बालक के विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की ओर और बीच से बाहर की ओर। कैसी होती है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि विकास की जो दिशा होती है ना बच्चे की, वह सिर से पैर की तरफ होती है, सिर से पैर की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे और होती है केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक ना। याद रखेंगे कैसी होती है, तो एक ये होती है सिर से पैर की तरफ, और सेकंड जो अवस्था होती है वह बीच से बाहर की तरफ, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। तो आपका ए और सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे की जो विकास की अवस्था होती है वह सिर से पैर की तरफ, याद रखेंगे क्या बोला जाता है दोस्तों, याद रखेंगे सिर से पैर की तरफ, और सेकंड अवस्था होती है केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब बीच से बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही राइट हो जाएगा। चलिए प्रोजेक्ट मेथड जो है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं ये आपको बताना है। तो अगर प्रोजेक्ट विधि की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे फ्रोवेल हैं कि आपका आर्मस्ट्रांग हैं कि किलपैट्रिक हैं कि सुकरात हैं। कौन है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट विधि के जो क्या बोला जाता है प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक हैं। याद रखेंगे जॉन डेवी के शिष्य माने जाते हैं किलपैट्रिक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस विधि में इन्होंने प्रतिपादन किया कि जो वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित होती है, उस तरह अगर बच्चे को जोड़कर सिखाया जाए तो बच्चा काफ़ी तेजी से सीख जाता है। किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक, और प्रोजेक्ट विधि की इन्होंने प्रतिपादन किया है। और इनका मानना था ना कि बच्चे को उनके जीवन से जोड़ कर चीज़ों को सिखाएंगे ना तो बच्चा काफ़ी अच्छा से सीख जाएगा। किलपैट्रिक का एक कहना था। आगे देखते हैं व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बाह्यमुखी प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे तो जो बच्चों के अंतर्मुखी और बाह्यमुखी में विभाजन, प्रकारों का वर्गीकरण विभाजन शेल्डन ने किया कि आपका युंग अर्थात जुंग ने किया। जो आपका क्रेचमर है इन्होंने किया है दोस्तों, याद रखेंगे स्प्रंगर ने किया है। किन्होंने किया है तो आपको बता दें जुंग के द्वारा, युंग के द्वारा, जुंग या युंग जैसे भी आप पढ़ें, इनके द्वारा बच्चों के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं कि मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे गोल्डन एज की बात क्या है दोस्तों, याद रखेंगे सुनहरी अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, तो सुनहरी अवस्था को टोली की अवस्था बोलते हैं, स्मार्टनेस की अवस्था बोलते हैं। और आपको एक बात और याद होगा, इसी को गैंग की अवस्था बोलते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, इसी को बाल्य अवस्था बोलते हैं। याद रखेंगे बाल्य अवस्था पूछे, सुनहरी अवस्था पूछे और गोल्डन एज पूछे या आपका टोली एज पूछे या गैंग एज पूछे, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है 41 नंबर प्रश्न कह रहा है टाई एज, याद रखेंगे टॉय एज, याद रखेंगे टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं। मतलब कि टॉय एज होती क्या है, खेलने की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, ये सभी। अब कौन इसमें प्रश्न आपका सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ना, जिसको हम लोग 2 से 6 वर्ष की अवस्था बोलते हैं ना, इसमें जो इस समय जो बच्चा होता है ना, खेलने के साथ अधिक खेलता है। याद रखेंगे खेलने के साथ अधिक खेलता है, जो पूर्व बाल अवस्था होती है। लेकिन उत्तर बाल अवस्था में भी बच्चा को टॉय एज नहीं बोलते हैं, शैशव अवस्था और ये सभी। अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे ना, तो अगर ये एग्जाम में प्रश्न बने तो विवादों में रहेगा, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इसलिए लाया, जहां से इस प्रश्न को मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, उस वहां पे प्रश्न था पूर्व बाल अवस्था सही था, और पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि टॉय एज तो इसको बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे कहे कि खेलने की अवस्था कौन होती है, तो शैशव अवस्था और उत्तर बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था दोनों होती है। लेकिन आप लोग अगर इस प्रश्न को ऐसे इसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछे, तब आप लोग टॉय एज मतलब खेलने की अवस्था बोलते हैं, और खेलने की अवस्था बच्चे की पूर्व अवस्था को बोलते हैं। पूर्व अवस्था 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पियाजे के अनुसार जो आपका अहम केंद्रित विचार का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित विचार का अर्थ बालक द्वारा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना ये होता है, कि बालक द्वारा दूसरों की नकल करना ये होता है, कि बालक का संवेगात्मक असंतुलन होता है, कि इनमें से कोई नहीं। क्या आपका सही होगा, तो आपको बता दें, याद रखेंगे अहम केंद्रित पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है या महसूस करता है पूरी दुनिया भी वैसी है। तो बालक द्वारा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उनका यही कहना था कि जैसा बच्चा है ना, जैसा सोच रहा है ना, वैसा ही सोचता है कि दुनिया हमारे ही सोचने के अनुसार है। उनका यह कहना था अहम केंद्रित का मतलब। आगे देखते हैं कि कोहल वर्ग के परंपरागत स्तर नैतिक निर्णय आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। जो परंपरागत स्तर होते हैं ना कोहल वर्ग के अनुसार, इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नैतिक निर्णय लेता है। तो दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित होते हैं, कि सामाजिक नियम और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, कि आत्म चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, कि पुरस्कार पाने की इच्छा होती है। ये दोनों बिल्कुल नहीं होती, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और मैं आपको बताया हूं कि उनका अभी आपको बताया ना कि कोहल वर्ग के अनुसार इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नैतिक निर्णय लेता है। ठीक है, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर, आत्म चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर। याद रखेंगे आत्म चुने हुए नैतिक सिद्धांतों मतलब नैतिक नियम लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जो आपका स्कैप फोल्डिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों पाड़, मतलब कि बाहरी सहारा देना, कि संकल्पना किसने दिया था, तो आपको बता दें स्कैप फोल्डिंग मतलब बाहरी जो सहायता की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने कौन दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इनका मानना था कि कोई किसी वयस्क द्वारा बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसको टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थायी सहायता, ठीक ना, जिसको टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। और स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जो बहुकारक सिद्धांत है दोस्तों, याद रखेंगे इसको मल्टी फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो थॉर्नडाइक ने स्पीयर क्या नाम है दोस्तों, स्पीयरमैन के द्विकारक का विरोध करते हुए कहा था कि बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से बनी होती है। इस बात को याद रखेंगे। किन्होंने दोस्तों, तो थॉर्नडाइक
ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गिलफोर्ड के जो आप लोग खंड के बारे में बात करेंगे कि जो आपका उनका बुद्धि संरचना मॉडल इन्होंने दिया था, शुरू में तो इन्होंने 120 दिया था, फिर 150 दिया, और अंत में अब कितने हैं दोस्तों? तो 180 खंड इन्होंने बताए हैं। इस बात को याद रखेंगे। शुरू में इन्होंने 120 बताया, फिर इन्होंने 150 बताया, और अंत में अब 180 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मुख्य बल किस पर दिया जाता है? उद्दीपक पर, अनुक्रिया पर, पुनर्बलन पर, अभ्यास पर। आपको मैंने बताया है कि स्किनर के सिद्धांत में जो पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो किसी क्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है। तो याद रखेंगे क्रिया प्रसूत के अनुबंधन में किस पर दिया जाता है? तो पुनर्बलन पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि स्मृति की प्रथम अवस्था क्या होती है। याद रखेंगे जो स्मृति की जो पहली अवस्था होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। जो धारण होती है कि कूट संकेतन होती है कि पुनरुद्धार होती है कि पहचान होती है। तो स्मृति मतलब सीखने की जो आपकी स्मृति होती है ना, स्मृति की जो पहली अवस्था होती है उसको कूट संकेतन बोलते हैं। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है ना, याद रखेंगे स्मृति की जो पहली अवस्था होती है कूट संकेतन, जहां सूचना मस्तिष्क में प्रवेश करती है ना, उसको हम लोग कूट संकेतन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत के बारे में आप लोग बात करिएगा कि अगर पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कि सिरिल बर्ट और बर्नर ने दिया है, कि आपका कैटल साहब दिए हैं, कि स्टर्नबर्ग दिए हैं, कि वेचलर दिए हैं। कौन दिए हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन दिए हैं, तो सिरिल बर्ट और बर्नर साहब दिए हैं। कौन दोस्तों? सिरिल बर्ट और बर्नर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आज की वीडियो का 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बालक के विकास में प्रकृति बनाम पालन पोषण, प्रकृति बनाम पालन पोषण मतलब नेचर, याद रखेंगे वीएस नर्चर। याद रखेंगे प्रकृति का अर्थ क्या होता है? भौतिक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है, कि जैविक विशिष्टताएं अबली आनुवंशिकता होता है, कि जो विद्यालय का माहौल होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। प्रकृति विकास में प्रकृति का सीधा संबंध आनुवंशिकता से होता है, हेरिडिटी से होता है, और जैविक कारकों से होता है। किससे होता है दोस्तों? तो आनुवंशिकता और जैविक कारकों से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में 50 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए एफसेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।